हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रेट स्कॉलर्स एकेडमी। मैं हूं सनी जैन। वेलकम करता हूं आपका चैप्टर नंबर 2 में, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कहीं ना कहीं इसके हम पार्ट 1 के अंदर, पार्ट फर्स्ट के अंदर हम दो चीज़ें पढ़ चुके थे, दैट इज़ सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। तो कहीं ना कहीं इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ये उसका सेकंड पार्ट है। कहीं ना कहीं आपको इस चैप्टर को समझने के लिए पहले पार्ट को देखना ज़रूरी है, तभी आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। देखो, इसके अंदर पार्ट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं दो और तरीके जिससे हम बिज़नेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है इसके अंदर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। देखो, नाम से ही कहीं ना कहीं पता लग रहा है कि ये एक हिंदू फैमिली है, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो तरीका है ये हिंदू फैमिलीज़ के ऊपर अप्लाई होता है। तो उसके बाद जॉइंट का मतलब क्या है, जैसे दादा परदादा, उसके बाद बच्चे जो हैं कोई एक फैमिली बिजनेस में लगे हुए हैं, तब जाकर इस तरीके का काम होगा। और कहीं ना कहीं ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा बिजनेस, तभी मैं इसे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कह पाऊंगा। तो लिखता है, अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ ज्वाइंट हिंदू फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पर्सन हुज एंसेस्टर इज सेम। जिनके पूर्वज एक होते हैं वो ही इस तरीके के बिजनेस को अप्लाई कर सकते हैं। अंडर इट अनमैरिड डॉटर्स एंड वाइफ्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड। तो अगर किसी लड़की की शादी नहीं हुई तो वो भी कहीं ना कहीं हिस्सेदारी में मानी जाती है, और जो वाइफ्स होती है उनको भी यहाँ पर हिस्सा मिलता है। तो सबसे पहले ज्वाइंट हिंदू फैमिली को समझने के लिए आपके पास दो वर्ड समझना बहुत जरूरी है, कोपार्सनरी और कॉमन प्रॉपर्टी। कोपार्सनरी को अपनी सीधी भाषा में हम वारिस कह सकते हैं। वारिस बोले तो आज मैं अगर सपोज कुछ हो जाए तो मेरे बाद मेरी प्रॉपर्टी को जो देखेंगे, दैट इज वारिस। तो कहीं ना कहीं कहता है कोपार्सनरी मीन्स कॉमन ओनरशिप इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। कोपार्सनरी इज क्रिएटेड बाय लॉ, नॉट बाय कॉन्ट्रैक्ट। तो कहीं ना कहीं जो वारिस है वो आपके कानून के हिसाब से बनता है, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से नहीं बनता। अकॉर्डिंग टू इट इंडिविजुअल गेट्स राइट इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इमीडिएट आफ्टर बर्थ। दिस इज नोन एज कोपार्सनर। तो कहीं ना कहीं ये बंदा जो है बाय बर्थ, जन्म से ही प्रॉपर्टी के अंदर हिस्सेदार होता है, इसको किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, इसी को हम वारिस कहते हैं। इंडिविजुअल कैन ऑल्सो आस्क फॉर डिवीजन ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। और अगर एक कोपार्सनर चाहे, एक वारिस चाहे, तो प्रॉपर्टी का हिस्सा भी करवा सकता है और अपना हिस्सा भी उसमें से मांग सकता है। और कॉमन प्रॉपर्टी का मतलब ये जो लोग हैं, ये जो फैमिली बिजनेस है, ये कॉमन प्रॉपर्टी, कॉमन संपत्ति पर चल रहा है, तभी तो बंटवारा होगा ना। तो अकॉर्डिंग टू लॉ हिंदू फैमिली गेट रिकॉग्नाइज्ड एज अनडिवाइडेड व्हेन फैमिली पोजेसेस ए प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड फॉर वेलफेयर ऑफ द ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली। तो कॉमन प्रॉपर्टी वही है जिसको सब भोग रहे हैं, जिसको सारे यूज कर रहे हैं, जिसका वेलफेयर सबके लिए है, जिससे सबको फायदा मिल रहा है, वही है आपकी कॉमन प्रॉपर्टी। द कॉमन प्रॉपर्टी इंक्लूड्स द फॉलोइंग एंसेस्ट्रल। पूर्वज से प्रॉपर्टी होनी चाहिए। प्रॉपर्टी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। आपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी को यूज कर कर आगे कोई प्रॉपर्टी बनाई है। पर्सनल प्रॉपर्टी इज ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, यही आपकी फैमिली की प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट की जाएगी, यही है आपका कॉमन प्रॉपर्टी। स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, दो तरीके से आप जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को स्टडी कर सकते हो, मालिकाना हक को स्टडी कर सकते हो। सबसे पहले है मिताक्षरा। देखो, दिस कम्युनिटी इज पॉपुलर इन द कंट्री एक्सेप्ट असम, बंगाल और सम पार्ट ऑफ ओडिशा। तो असम, बंगाल और ओडिशा के कुछ हिस्सों को छोड़कर बाकी पूरे देश के अंदर मिताक्षरा लागू होता है। कैसे, क्या मतलब है मिताक्षरा का? जैसे ही एक बच्चा जन्म लेगा वैसे ही वो संपत्ति के अंदर मालिक बन जाएगा, वारिस बन जाएगा। इसका मतलब क्या है वो समझो। जैसे ही एक लड़का पैदा हुआ तो वो संपत्ति का वारिस हो गया, वो अपना हिस्सा चाहे तो मांग सकता है। In this community, the moment as a son is born, he get equal rights along with his father in the ancestral property. तो जैसे पिताजी के राइट हैं, वैसे ही सेम उतने ही राइट इस बच्चे के भी होंगे।
व्हेन ही बिकम्स अडल्ट ही कैन आस्क फॉर डिवीजन ऑफ अ फैमिली प्रॉपर्टी। 18 साल का होने के बाद, अडल्ट होने के बाद वो अपना हिस्सा भी मांग सकता है। अंडर दिस इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स आर ऑलवेज अनसर्टेन बिकॉज चेंज इज एविटेबल विद एवरी बर्थ एंड डेथ ऑफ अ फैमिली। यहाँ पर हिस्से या तो बढ़ जाते हैं जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो, और कई बार जब मर जाते हैं तब भी चेंजेस आते रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है इस तरीके में। इसके बाद दया भागा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो बाकी जो हिस्से बच गए थे असम, बंगाल और कुछ पार्ट उड़ीसा के, यहाँ पर हम दया भाग को यूज़ करते हैं। जब तक पिताजी जिंदा हैं, जब तक पिताजी जिंदा हैं बच्चे को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। लिखता है द सन डज नॉट गेट एनी राइट इन द प्रॉपर्टी विद हिज बर्थ, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिमेन्स अंडर द एब्सोल्यूट ओनरशिप ऑफ पार्टनरशिप थ्रू आउट इट लाइफ टाइम। A son gets the right in the property after the death of a पार्टनर। एक बच्चे को अपना हिस्सा तभी मिलेगा जब पिताजी एक्सपायर हो जाएंगे, अदरवाइज जब तक पिताजी जिंदा हैं सारी प्रॉपर्टी किन के नाम रहेगी? पिताजी के नाम। यह है आपका दया भागा। अब मीनिंग ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की बात करें तो फिर से इट रेफर्स टू दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच ऑल मेंबर्स ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली कैरी अ बिजनेस अंडर द कंट्रोल ऑफ मुखिया और कर्ता ऑफ फैमिली। तो कहीं ना कहीं जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, जो अपना मेन मेंबर, जो सबसे बड़ा एल्डर मेंबर होता है, उसे ही हम यहाँ पर मुखिया या कर्ता कहते हैं। वही कहीं ना कहीं आपकी पूरी की पूरी बिजनेस की बागडोर को संभालता है। तो जब सारे के सारे फैमिली मेंबर्स उस कर्ता, उस मुखिया के गाइडेंस के अंडर काम करते हैं, फैमिली बिजनेस को फॉलो करते हैं, तब वो आपका बन जाता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ओके, तो फीचर की बात करें तो ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, कहीं ना कहीं ये सिर्फ हिंदू फैमिलीज के लिए है, तो यहाँ पर सिर्फ हिंदू लॉ अप्लाई होता है। द ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज डायरेक्टेड अकॉर्डिंग टू Hindu law. The rights and the duties of the members of a family are decided by this law. तो कहीं ना कहीं जो भी आपके राइट है, हक है, अधिकार है, वो सारे के सारे किस तरीके से डिसाइड होंगे? जो हिंदू कानून बना होगा उसके हिसाब से। मैनेजमेंट बाय करता, बिजनेस को चलाना, बिजनेस की देखरेख करना, सारे मेंबर्स की ख्वाहिशों को पूरा करना, ये सब काम कर्ता का है। द ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज नॉर्मली मैनेज बाय सीनियर मेंबर ऑफ द कंपनी, सीनियर मेंबर ऑफ द फैमिली। ही इज नोन एज कर्त्या, मुखिया और मैनेजर। द अनदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली डू नॉट हैव राइट टू इंटरफेयर इन द बिजनेस। बाकी लोगों को बिजनेस में इंटरफेयर करने का राइट नहीं है, जो भी मुखिया कहेगा वही इन लोगों को फॉलो करना है। एवरी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट नीड्स प्रायर अप्रूवल ऑफ द कर्ता। कर्ता के अप्रूवल के बिना कोई भी फैमिली मेंबर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। यहाँ पर लिमिटेड लायबिलिटी है। किसकी लिमिटेड लायबिलिटी है? यहाँ पर जो मेंबर्स हैं उन सब की लायबिलिटी तो लिमिटेड है, लेकिन जो कर्ता है, कर्ता की लायबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड। अगर बिजनेस में लॉस हो जाता है तो कर्ता को सारी प्रॉपर्टी बेचकर लोगों के पैसे देने पड़ सकते हैं, लेकिन अगर मेंबर्स के नाम पर अपनी कोई संपत्ति, पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो उन्हें उतना पैसा देने की जरूरत नहीं है। Under the joint Hindu family business, the responsibility of the member is limited only to the extent their share. तो अगर बिजनेस डूबता है तो जितना उनका हिस्सा बनता था उन्हें उतना ही देना है। मेंबर ने अपने नाम पर कुछ रख रखा है, अपना कुछ कमा रखा है, तो उसे वो देने की जरूरत नहीं है। द पर्सनल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेंबर कैन नॉट बी टेकन फॉर द बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। This is also important fact that joint Hindu family business the responsibility of karta is unlimited. His personal property is responsible for discharge of business responsibility. लेकिन अगर कर्ता के नाम पर कोई भी प्रॉपर्टी है और बिजनेस के लॉसेस पूरे नहीं हो पा रहे बिजनेस को बेचकर, तो हम कर्ता की पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। परमानेंट एग्जिस्टेंस है। इस तरीके का बिजनेस लंबे समय तक चलता है, सालों साल चलता है। कैसे चलता है सालों साल? क्योंकि जब अगर कर्ता मर जाएगा तो एक नया मेल मेंबर, नेक्स्ट मेल मेंबर जो है वो तैयार हो जाएगा, तो यहाँ पर फैमिली बिजनेस भी लंबे समय तक चलता है।
द एग्जिस्टेंस ऑफ ज्वाइंट इन द फैमिली इज परमानेंट लाइक द एग्जिस्टेंस ऑफ ए कंपनी, देर इज नो अफेक्ट ऑफ दैट इंसॉल्वेंसी ल्यूनेसी ऑफ द मेंबर ऑफ द बिजनेस। तो अगर एक बंदा बीमार होगा, चोट लगेगी, मर जाएगा, तो दूसरा बंदा उसकी जगह फैमिली में बिजनेस करने के लिए आगे आ जाएगा। मेंबरशिप बाय बर्थ, अ चाइल्ड गेट प्रॉपर्टी इन राइट इन द प्रॉपर्टी ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली विद हिज बर्थ, ही ऑटोमेटिकली बिकम द मेंबर ऑफ द business. Only male members can are the co-partner in the joint Hindu family business. But now, according to Hindu Succession Act 1956, a woman after the death of her husband in the absence of male successor can become the co-partner of the family बिजनेस। तो अगर घर में कोई मेल मेंबर बचा ही नहीं है, सिर्फ वो फैमिलीज़ में लेडीज़ ही बची है, तो कहीं ना कहीं अब वो भी वारिस हो सकती हैं, वो भी उस बिज़नेस को संभाल सकती हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो इस तरीके के बिजनेस को आपको रजिस्टर कराना ज़रूरी नहीं है, कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पर नहीं होती। मेरिट्स ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, फायदे क्या है? सबसे पहले इजी टू स्टार्ट, सबसे आसान है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, जब चाहो शुरू करो, जब चाहो बंद करो, आपके ऊपर है। सीक्रेसी, सारी की सारी समस्याएं सिर्फ कर्ता को पता होंगी। अंडर द ज्वाइंट इन द फैमिली बिजनेस ऑल फैक्ट्स रिमेन कन्फाइंड टू कर्ता, द कंपीटिंग बिजनेस कैन नॉट गेट एनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो कोई भी कंपीटिंग बिजनेस को आपके एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिलेगी नहीं। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, कर्ता खुद फेस टू फेस सामने वाले कस्टमर से जाकर मिलता है, उससे 1-to-1 कॉन्टैक्ट करता है। तो जब कर्ता ऑफ अ ज्वाइंट इन द फैमिली बिजनेस बिकम्स डायरेक्ट कस्टमर विद हिज कस्टमर, देयरफॉर ही हैज कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइकिंग, एटीट्यूड, फैशन ऑफ द कस्टमर, दिस कीप्स देम हेल्प इन प्लानिंग फॉर द बिजनेस। कस्टमर से मिलता है, उससे बात करता है, उसके नेचर को समझता है, तब जाकर उसे बिजनेस का आइडिया होता है और फ्यूचर में वो उस हिसाब से प्लानिंग भी कर सकता है। इसके बाद प्रॉम्प्ट डिसीजन, क्योंकि सारे के सारे डिसीजन सिर्फ कर्ता ने लेने होते हैं, और अगर कर्ता ने सारे डिसीजन लेने हैं तो प्रॉम्प्ट डिसीजन, क्विक डिसीजन भी आप वैसे वर्ड यूज़ कर सकते हो, और कहीं ना कहीं कर्ता फटाफट डिसीजन लेके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकता है। मुझे किसी और मेंबर से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट्स एंड कंसिडरेशन, जितना काम करूंगा उतना बेनिफिट होगा। डायरेक्ट इंसेंटिव, डायरेक्ट मोटिवेशन भी आप इस पॉइंट को लिख सकते हो। द कर्ता ऑफ अ ज्वाइंट इन द फैमिली बिजनेस हैज एक्सक्लूसिव राइट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, दिस गिव एनकरेजमेंट टू पुट मोर हार्ड वर्क। जितना ज़्यादा काम करूंगा उतना ज़्यादा फायदा होगा, उतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, तो कर्ता इसलिए कहीं ना कहीं मोटिवेटेड होता है, क्योंकि ये उसका डायरेक्ट इंसेंटिव है। एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेबल क्वालिटी, अब ये फैमिली बिजनेस है, तो मेरे पिताजी भी यही कर रहे थे, मेरे दादाजी भी यही कर रहे थे, तो इस फैमिली में जब मैं उस बिजनेस को ज्वाइन करूंगा तो कहीं ना कहीं ये मेरे खून में भी बिजनेस होगा, और कहीं ना कहीं इस बिजनेस को मैं आसानी से समझ पाऊंगा। तो इट इज हैंडेड ओवर बाय वन जनरेशन टू अनदर, द मेंबर्स ऑफ द फैमिली कंटिन्यू टू मेंटेन ऑल आइडल ट्रेडिशन ऑफ द फैमिली, बेनिफिट टू द एंसेस्ट्रल रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। तो कहीं ना कहीं ये बिजनेस मुझे आसानी से समझ भी आएगा, ये मेरे पिताजी का बिजनेस है, तो उनकी कमाई हुई गुडविल, उनका कमाया हुआ नाम मुझे भी हेल्प करेगा। ये सारी चीज़ें इसके मेरिट्स हैं। लिमिटेशंस की बात करें तो आपके पास यहाँ पर कहीं ना कहीं लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे। लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब बोले तो कि आपके पास ज्वाइंट इन द फैमिली है, कर्ता ही बिजनेस में पैसे लगाने वाला है, तो पैसे जो है वो लिमिटेड होंगे। तो द रिसोर्सेज ऑफ ज्वाइंट इन द फैमिली आर लिमिटेड, दिस रिड्यूसेस द पावर ऑफ कंपटीशन। और कहीं ना कहीं मैं बड़े लेवल की इंडस्ट्रीज इस तरीके से नहीं खोल पाता। दिस फैक्टर ऑल्सो बिकम हिंड्रेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस कैन नॉट एस्टैब्लिश ऑन लार्ज स्केल बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। तो लिमिटेड रिसोर्सेज के चलते बिजनेस कभी भी बड़े लेवल पर ग्रो नहीं कर सकता, और नहीं कर सकता तो इसका मतलब सिंपल है कि आप छोटे लेवल में इस तरह के काम को कर सकते हो, लेकिन बड़ी कंपनियों के लिए ये फॉर्मेट ठीक नहीं है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, सबसे बड़ी समस्या, कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। कर्ता प्रॉफिट कमाएगा तो सारे मेंबर खाएंगे, लेकिन जब नुकसान होगा तो कहीं ना कहीं कर्ता को ही भुगतान
करना पड़ेगा। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कर्ता इन ज्वाइंट इन द फैमिली बिजनेस इज अनलिमिटेड, द डिसीजंस आर अननेसेसरली डिलेड। तो कहीं ना कहीं जो डिसीजंस हैं वो अननेसेसरी डिले हो सकते हैं। कर्ता को डर भी लग सकता है कि उसके प्रभाव से, उसके गलत डिसीजन से पूरा का पूरा घर भी बर्बाद हो सकता है। डोमिनेंस ऑफ कर्ता, अब कर्ता ही मालिक है, कर्ता ही सब कुछ करता है, तो इसका मतलब सिंपल है कि जब वो सब कुछ का मालिक है तो वो डोमिनेंस भी करेगा, जिसको पसंद करता है उसको सब कुछ देगा और जिसको नापसंद करता है उसे जदाद से बेदखल भी कर सकता है। तो सिंपल लॉजिक, द ज्वाइंट इन द फैमिली बिजनेस इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन, द कर्ता हैज द एब्सोल्यूट पावर ऑफ बिजनेस डिसीजन मेकिंग, समटाइम ही यूज हिज पावर विच लीड लॉस ऑफ लव एंड गुडविल ऑफ द अदर फैमिली members, that is why this form is gradually coming to an end। अब कर्ता कई बार गलत डिसीजन भी ले सकता है, कहीं ना कहीं बायस भी हो सकता है, दूसरे मेंबर्स के साथ भेदभाव भी कर सकता है। तो इस तरीके का बिजनेस कर कर अब लोग खुश नहीं हैं। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, सारा का सारा बोझ कर्ता के कंधों पर है। सामान खरीदना, सामान बेचना, बैंक का काम करना, सारे काम सेल परचेज प्रोडक्शन के उसी के कंधों पर है। तो कहीं ना कहीं सिंगल मैन सारा काम संभाल नहीं सकता, और नहीं सकता तो इसीलिए उसकी मैनेजरियल क्षमता भी कम हो जाती है। तो लिखते इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू एनी पर्सन हाउएवर इंटेलिजेंट ही मे बी to know the interests of the business in the joint in the family, all decisions are taken by karta, sometimes takens are not favorable to the business। लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम मेंबर्स, हम यहाँ पर है ना, पैसा सबको चाहिए, सारे मेंबर्स को चाहिए, लेकिन काम करके कोई खुश नहीं है, सारा बोझ कर्ता के कंधों पर डाल देंगे और खुद ऐश करेंगे। यही है इस तरीके का फॉर्मेट। It has been observed that members of the family are interested in increasing their individual property rather than taking of the joint in the family business, और कहीं ना कहीं कॉपरेशन नहीं होती तो ये बिजनेस लंबे समय तक टिक नहीं। दोस्तों इसके बाद आपके पास आ जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज और कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। देखो नाम से ही पता लग रहा है, कोऑपरेटिव का मतलब है भाईचारा। भाईचारा मतलब क्या? जब मैं चीज़ों को मिलजुल कर करता हूँ, जब मैं भाईचारे में कोई काम करता हूँ, तब वो आपका बन जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो कहीं ना कहीं इन सोसाइटीज़ का मतलब पैसा कमाना नहीं होता। इन सोसाइटीज़ का मतलब एक ही है, लोगों को सर्विसेज देना, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना। ये सोसाइटी सिर्फ यही चीज़ लुक आफ्टर करती हैं। तो कोऑपरेटिव इज नॉट अ सिंपल फॉर्म ऑफ ओनरशिप बट अ मूवमेंट है जो कहीं ना कहीं लोगों की अपलिफ्टमेंट के लिए बनाया है विद लिमिटेड मींस। यानी कि हमारे पास संसाधन कम थे, रिसोर्सेज कम थे, और हमने जब इस रास्ते के ऊपर बढ़े तो क्योंकि हमने लोगों का वेलफेयर करना था, लोगों की भलाई करनी थी। तो कहीं ना कहीं एक ही ऑब्जेक्टिव पर यह काम करता है, ईच फॉर ऑल, ऑल फॉर ईच। हर एक बंदा सबके लिए और एक प्रतिबंधा सबके लिए और सब एक के लिए, यही यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव है। ओके, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी रेफर्स टू द वॉलेंट्री एसोसिएशन। वॉलेंट्री एसोसिएशन का मतलब लोग अपनी मर्जी से जुड़े हैं। वॉलेंट्री का मतलब है अपनी इच्छा, स्व इच्छा से वो आकर आपके इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ सकते हैं। हु ज्वाइन टुगेदर फॉर अ मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स, और कहीं ना कहीं इनका एक ही उद्देश्य है, वेलफेयर। इस तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं लोगों की भलाई के लिए, मेंबर्स की भलाई के लिए है, लेकिन ये बाकी सब की तरह प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है। और कहीं ना कहीं आपको इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन खुलवाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। ओके, तो देखो कई सारी हमारे पास कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। तो देखो कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स, मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स, क्रेडिट कोऑपरेटिव्स, कोऑपरेटिव फार्मिंग, हाउसिंग कोऑपरेटिव्स। देखो जैसा जिसका नाम वैसा उसका काम, ठीक है। तो अगर मैंने लिखा कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स ने अपने फायदे के लिए आपकी एक सोसाइटी को जन्म दिया है। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी इज टू परचेज गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम द होलसेल ट्रेडर्स एंड परचेज देम फ्रॉम द ट्रेडर्स और प्रोड्यूसर एंड सेल इट टू देयर मेंबर्स एट चीप रेट। ये सोसाइटीज़ क्या करती हैं, सीधा प्रोड्यूसर के पास पहुंच जाती हैं, वहाँ से बल्क में सामान खरीद लेती है और वो सामान कहीं ना कहीं सस्ते दामों पर अपने मेंबर्स को दे देती हैं। कहीं ना कहीं मेंबर्स को मिडल मैन के चंगुल से छुटकारा मिल जाता है।
मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, देखो मार्केटिंग का मतलब कहीं ना कहीं सामान बेचना है, और अगर सामान बेचने में कंपनी वालों को, प्रोड्यूसर को दिक्कत आती है तो वो भी मिलकर एक मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना लेते हैं। हर एस्टेब्लिश विद द पर्पस ऑफ गेटिंग प्रॉपर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विच आर फॉर्म्ड बाय स्मॉल प्रोड्यूसर्स लाइक फार्मर और आर्टिसंस। तो इस तरीके की सोसाइटी बनाते हैं वो प्रोड्यूसर जो छोटे लेवल पर है, जिन्हें मार्केट की जानकारी नहीं होती, अकेले मार्केट में जाते हैं तो सामने सामान खरीदने वाला उन्हें लूट लेता है, इसलिए फार्मर्स या कुछ स्मॉल प्रोड्यूसर्स इस तरीके की सोसाइटीज़ को डेवलप करते हैं। क्रेडिट कोऑपरेटिव, देखो नाम से पता लग रहा है क्रेडिट बोले तो उधार, और कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या कि जब मैं इस तरह की सोसाइटी को बनाता हूं ताकि मैं अपने मेंबर्स को शॉर्ट टर्म लोन दे सकूं और कहीं ना कहीं उनकी मदद कर सकूं, ब्याज बैंकों से कम रखूंगा यहां पर। तो विद द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म लोन्स डिपेंड अपॉन द हैबिट ऑफ सेविंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, अब देखो कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी का मतलब क्या है, खेती बाड़ी करने के लिए किसानों के पास पैसे कम होते हैं तो 10-12 किसान मिलकर एक सोसाइटी फॉर्म कर लेते हैं, और जब सोसाइटी फॉर्म कर लेते हैं इसका मतलब अब उन्होंने मिलजुल कर एक सपोज ट्रैक्टर खरीद लिया, अब 10 किसान नंबर बारी उस ट्रैक्टर को यूज कर सकते हैं, और ट्रैक्टर को यूज करेंगे तो खर्चा उनका कम आएगा और फायदा उनका ज़्यादा हो जाएगा। हाउसिंग कोऑपरेटिव्स, कहीं ना कहीं ये लोग छोटा छोटा पैसा इकट्ठा करते हैं, किसानों की, प्रोड्यूसर की, गरीब लोगों की मदद करते हैं ताकि वो अपना घर बना सके। आर एस्टेब्लिश टू प्रोवाइड रेजिडेंशियल हाउसेज ईडी टर्म्स टू इट्स मेंबर। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव, कई बार प्रोड्यूसर्स भी सोसाइटी डेवलप करते हैं जब उन्हें रॉ मटेरियल वगैरह, मशीनरी वगैरह खरीदनी होती है ताकि वो आसानी से उसे खरीद सके। ओके, तो सबसे पहले अगर आप बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की डेफिनेशन क्या होगी। कोऑपरेटिव इज ए फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर ईच पर्सन वॉलंटरीली एसोसिएट टुगेदर एज ह्यूमन बीइंग। कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे की मदद करने के लिए जुड़े हैं, अपनी इच्छा से जुड़े हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देमसेल्फ। तो कहीं ना कहीं आपस में क्यों जुड़े हैं, ताकि इन सब का फायदा हो सके, किसी अकेले का फायदा नहीं। फीचर्स की बात करें तो वॉलंटरी मेंबरशिप है, मैंने कहा ना आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते इसमें मेंबरशिप लेने के लिए, जिसका मन होगा वही मेंबर बनेगा, जिसका मन नहीं होगा वो मेंबर नहीं बनेगा। तो इट इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन इन विच नो इंडिविजुअल आर कंपेल्ड, फोर्स नहीं किया जा सकता to be a member of a society. Anybody can be its member where desire and leave its member after getting information to this effect. तो कहीं ना कहीं जब चाहे कोई मेंबर बन सकता है, और कहीं ना कहीं जब बंदा कोई छोड़ना चाहे तो बाकी लोगों को इन्फॉर्म करो, जब चाहो छोड़कर जा सकते हो। लीगल स्टेटस, कहीं ना कहीं आपको इस तरह की सोसाइटी को रजिस्टर कराना पड़ेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो ये सोसाइटी भी जन्म नहीं लेगी। नो एसोसिएशन ऑफ मेंबर कैन यूज कोऑपरेटिव विद इट्स नेम अनलेस इट इज रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। Under the State Cooperative Societies Act, after the registration become separate entity with the members। और जैसे इसका रजिस्ट्रेशन होगा मेंबर और सोसाइटी अलग अलग हो जाएगी, फिर मेंबर आए या जाए सोसाइटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सोसाइटी जो कि तू अपने यहाँ पर रहेगी। लिमिटेड लायबिलिटी, मेंबर्स ने जितना पैसा लगाया है उतनी ही उनके पैसे डूब सकते हैं, पर्सनल प्रॉपर्टी को यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज लिमिटेड टू द शेयर ऑफ द गारंटी गिवन बाय देम। कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्रोल होगा, यहाँ पर वोटिंग होगी, एक मेंबर एक वोट के हिसाब से अपने नेता, प्रधान, उप प्रधान, सेक्रेटरी सबको चुनेंगे। द कंट्रोलिंग जॉब इज परफॉर्म्ड बाय द मेंबर इन अ डेमोक्रेटिक वे। मैनेजिंग कमेटी होगी जो कि इलेक्टेड होगी, वोटिंग इन अ जर्नल मीटिंग। हर मेंबर के पास राइट टू वोट होगा, और कहीं ना कहीं जिस हिसाब से उनकी शेयर होल्डिंग होगी उसी हिसाब से उनकी वोटिंग पावर होगी।
सर्विस मोटिव की बात करें तो कहीं ना कहीं सर्विस मोटिव है, कहीं ना कहीं लोगों को सर्विस देने के लिए हमने इस तरह के सोसाइटी को डेवलप किया है। द मेन पर्पस ऑफ दिस सोसाइटी इज टू प्रोवाइड हेल्प टू द मेंबर्स, प्रोवाइड मैक्सिमम हेल्प, डज नॉट सोसाइटीज प्रोवाइड गुड्स एट द कॉस्ट बट हेल्प देयर मेंबर फॉर अर्निंग प्रॉपर प्रॉफिट। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट के लिए नहीं है, मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत जायज़ जो प्रॉफिट बनता है वो मेंबर्स ले सकते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लेंगे। उसके बाद इक्वलिटी ऑफ वोटिंग राइट, 1 पर्सन 1 वोट, कहीं ना कहीं एक बंदा एक वोट का अधिकार रखता है और जिसको वो चुनना चाहे, जो डिसीजन लेना चाहे उसके हिसाब से वोटिंग कर सकता है। डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, जैसे ही आपके पास कोई पैसा बचेगा तो सोसाइटी अपने पास वो पैसा नहीं रखती, उसे बांट कर डिस्पोज ऑफ कर कर ख़त्म कर देती है। Another important characteristics of cooperative organization is profit and surplus utilized in this way. 1/4 of the surplus is transferred to general reserve as per law. 1/4 जो प्रॉफिट होगा उसे हम रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। डिविडेंड देते हैं एट द रेट विच इज़ नॉट एक्सीड 10%, तो कुछ ना कुछ जो मेंबर्स वगैरह ने पैसा लगा रखा होता है उसके ऊपर उन्हें डिविडेंड दे देते हैं। कुछ पार्ट हम सरप्लस के लिए यूज़ कर लेते हैं और उसके बाद जो कि 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता, और कहीं ना कहीं हम जो बचा हुआ सरप्लस है वो बोनस के रूप में बांट देते हैं। तो आपको सिंपल याद रखना है कि जो भी पैसा आता है वो सोसाइटी अपने पास नहीं रखती, कहीं ना कहीं बांट कर ख़त्म कर देती है। कैश ट्रेडिंग, यहाँ पर कोई भी उधार का काम नहीं होता, मोस्टली सारे का सारा काम यहाँ पर कैश में होता है, क्योंकि सोसाइटी के पास रिसोर्सेज या पैसे कम होते हैं तो इसलिए ये उधार देना प्रेफर नहीं करती। Cooperative society given preference to the cash trading because of comparatively small finance, but there is no legal restriction कि वो सेल नहीं कर सकती क्रेडिट पे। लीगल रेस्ट्रिक्शन कोई नहीं है, लेकिन फिर भी सोसाइटी के पास पैसे कम होते हैं तो वो उधार के चक्कर में फंसना नहीं चाहती। अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस, द मेजर सोर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कैपिटल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल ऑफ शेयर टू द मेंबर्स। सबसे पहला तरीका है हिस्सेदारी बेचो मेंबर्स को और पैसा लो। लोन ऑब्टेन्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट से लोन भी ले सकते हैं और कहीं ना कहीं इन्हें गवर्नमेंट से ग्रांट भी, मदद भी मिलती रहती है टाइम टू टाइम। गवर्नमेंट कंट्रोल, अब गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो गवर्नमेंट इसके ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल बनाकर रखेगी, नज़र रखेगी कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ ना हो। ओके। फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिर से आपको वही कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट का फॉर्म लेके आना है, उसे भरना है, मेंबर्स के नाम, कोऑपरेटिव सोसाइटी की लोकेशन, जगह, ये सब चीज़ें भरनी है और फिर रजिस्ट्रार को सबमिट कराना है। तो देखो, द फॉर्मेशन ऑफ रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी come under Cooperative Societies Act 1912. Each state has its own registrar of cooperative society. तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है उस फॉर्म के अंदर, अगर मैं फॉर्म लेकर आता हूं तो नेम ऑफ प्रपोज सोसाइटी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है सोसाइटी का, डिटेल ऑफ शेयर कैपिटल कितनी है, राइट्स ड्यूटीज मेंबर्स की क्या है, मेथड क्या है मेंबर्स बनने का, नेम एंड एड्रेस ऑफ द मिनिमम 10 मेंबर्स और सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशन क्या है। अगर रजिस्ट्रार को सेटिस्फाई लगती है सारी की सारी एप्लीकेशन फॉर्म तो वो सोसाइटी को रजिस्टर कर देता है, अदरवाइज नहीं। क्लियर। उसके बाद क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, सबसे पहले एक प्रधान होता है, प्रेसिडेंट, फिर एक उप प्रधान होता है, फिर एक सेक्रेटरी होता है और कहीं ना कहीं ट्रेजरर, खजांची होता है जो आपके कैश को संभालता है। क्लियर। इसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज और पार्टनरशिप के बीच में कहीं ना कहीं डिफरेंस पढ़ने को मिल रहा है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज 1912 के अंदर रजिस्टर्ड होती है और ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर। यहां पर रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी का मतलब कंपलसरी है, जरूरी है, बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं हो सकती, लेकिन यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन कराना कोई कंपलसरी नहीं है। म्यूचुअल प्रॉफिट की बात करें, अपार्ट फ्रॉम द मेंबर्स नॉन मेंबर्स ऑल्सो गेट द बेनिफिट फ्रॉम इट। तो मेंबर्स के साथ साथ जो सामान हम प्रोड्यूसर से खरीद कर लाए थे बच जाता है तो हम नॉन मेंबर्स को भी वो सामान सेल कर देते हैं, लेकिन प्रॉफिट में ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट मैंने अपनी मेहनत से कमाया है वो प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में ही रहेगा, वो किसी और के अंदर डिस्पोज ऑफ
नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रोवाइड म्यूचुअल हेल्प हु आर इनकैपेबल ऑफ डूइंग सिंगल हैंडेड, लोगों की मदद करना, भलाई करना, मिलकर काम करना, यही यहाँ का ऑब्जेक्टिव। और यहाँ का ऑब्जेक्टिव तो बिजनेस करना है और वो भी प्रॉफिट के लिए। मिनिमम 10 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम 100, कब, इन केस ऑफ क्रेडिट सोसाइटी। और अगर बाकी कोई सोसाइटीज़ आप बना रहे हो तो मैक्सिमम की कोई लिमिट है ही नहीं। और यहाँ पर आपके पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर और मैक्सिमम आपके 50 मेंबर। अब हमने ये सारी की सारी सोसाइटीज़ ऊपर पढ़ ली थी, कहीं ना कहीं कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, कोऑपरेटिव मार्केटिंग, कोऑपरेटिव क्रेडिट, फार्मिंग और हाउसिंग सोसाइटी। इससे ज़्यादा इसकी डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। या अगर नाम आ भी जाए या पूछ भी ले भाई कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, तो कंज्यूमर अपनी भलाई के लिए वो सोसाइटीज़ को बना सकते। तो कहीं ना कहीं आपने अभी ऊपर डिटेल में पढ़ लिया था, इतना ही पढ़ना है। बेसिक फंक्शन आप चाहो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ओके, इसके बाद आपके पास ये सारा का सारा टॉपिक कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा है, सिर्फ और कुछ नहीं। मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। मेरिट्स की बात करें तो फायदे क्या है? सबसे पहले इजी फॉर्मेशन है। इजी फॉर्मेशन का मतलब आसानी से आप इस तरह की सोसाइटी को बना सकते हो, इसके अंदर कोई टेंशन आपको नहीं है। लिमिटेड लायबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, यही सबसे बड़ी बात है। आपकी पर्सनल एसेट को कोई खतरा नहीं है। स्टेबिलिटी की बात करें, मेंबर्स आते रहेंगे, मेंबर्स जाते रहेंगे, सोसाइटी ज्यों की त्यों खड़ी रहेगी, सालों साल चलती रहेगी। बीइंग ए सेपरेट एंटिटी, द कोऑपरेटिव सोसाइटी possess the advantage and stability which means death or bankruptcy of the member have no effect on it. डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट की बात करें तो इन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ 1 मेंबर 1 वोट। कहीं ना कहीं एक मेंबर एक वोट की बातें करता है और कहीं ना कहीं हम यहाँ पर अपनी मैनेजमेंट को अपने हिसाब से चुन सकते हैं। लेसर ऑपरेटिव एक्सपेंस, लोग मिलजुल कर काम करते हैं, भाईचारे में काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको टेंशन नहीं है। Generally, administrative expenses of a cooperative societies are very little because members offer administrative service without any रेफरेंस या रेमुनरेशन। तो कहीं ना कहीं बिना तनख्वाह के लोग यहाँ पर काम करने के लिए तैयार रहते हैं और कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे की मदद करते हैं बिना किसी सैलरी के लिए। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग खर्चे बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। टैक्स एडवांटेज, सरकार आपको टैक्स में छूट देती है। अगर ये सोसाइटी प्रॉफिट कमाती है तो उसे टैक्स बेनिफिट मिलता है। स्टेट पैट्रोनेज, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हैव द कोऑपरेटिव सोसाइटी बाय ऑफरिंग लोन ऑन इजी टर्म्स, गिविंग देम ग्रांट्स, द एम ऑफ सोसाइटी टू डेवलप द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो कहीं ना कहीं स्टेट भी मदद करती है, लोन देती है सस्ते दाम पर, आपको ग्रांट्स देती है, आपको डेवलप करने की कोशिश करती है, भैया जाओ गरीब लोगों की मदद करो। सप्लाई गुड्स एट चीपर रेट, सिंस द सोसाइटी मेक बल्क परचेजेस डायरेक्टली फ्रॉम द होलसेलर, तो कहीं ना कहीं आपको सामान सस्ता पड़ता है। चेक ऑन अदर बिजनेस, अब मैं दूसरे बिजनेस के ऊपर रोक लगा सकता हूं। दूसरे बिजनेस जो कहीं ना कहीं ज़रूरत से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे उनके ऊपर लगाम लगा सकता हूं। अनदर बिजनेसमैन डूइंग सिमिलर बिजनेस, cooperative society have to keep in mind the price and quality of the cooperative society while fixing the price for their own goods। तो कहीं ना कहीं अब दूसरे बिजनेस को भी हमारे ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी, उन्हें भी पता करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं भैया हम किस रुपए में सामान बेच रहे हैं। इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैव प्रिवेंटेड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द फ्यू इंडिविजुअल्स। कहीं ना कहीं ये लोग क्या है, मिलकर काम कर रहे हैं, तो एक बंदे के हाथ में सारा प्रॉफिट नहीं जाता और यही सबसे अच्छी बात है। सोल प्रोप्राइटर में सारा प्रॉफिट, करोड़ों रुपए का प्रॉफिट था तो मेरी जेब में, पार्टनरशिप में करोड़ों रुपए का प्रॉफिट था तो 4 पार्टनर्स की जेब में, लेकिन यहां पर जब प्रॉफिट होगा तो वो सबके अंदर बटेगा। लिमिटेशंस की बात करें तो लैक ऑफ कैपिटल, इस तरह के बिजनेस में पूंजी बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर ज़्यादा पूंजी नहीं होती क्योंकि मेंबर्स यहाँ पर 5,000 6,000 रुपये देकर भी मेंबर बन जाते हैं और यही है सबसे बड़ी समस्या। तो इस तरह की सोसाइटीज़ के अंदर लिमिटेड कैपिटल होती है और कहीं ना कहीं 1 मेंबर 1 वोट, जिससे आपकी डिस्करेज हो जाती है इन्वेस्टमेंट। क्योंकि जब सबको पता है कि भाई बराबर का अधिकार है, 5,000 रुपये दे के भी उतना ही अधिकार मिलेगा और 50
5,000 रुपये देकर भी तो कहीं ना कहीं लोग ज़्यादा पैसे देने की कोशिश नहीं करते। इनकम्पिटेंट मैनेजमेंट, ये जो लोग हैं ये प्रोफेशनल नहीं है, इन्हें सामान या चीज़ें संभालना नहीं आता, तो यहाँ पर ये लोग अपने चीज़ों को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते। द मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज रन बाय द मेंबर्स हु कैन नॉट रन द सोसाइटी इफेक्टिवली ड्यू टू लैक ऑफ मैनेजरियल knowledge. The second cause of incompetent management is that this is run by unsalaried member. उनको तनख्वाह तो मिलनी नहीं, और जब तनख्वाह नहीं मिलनी तो वो मन से काम नहीं करते। कैश ट्रेडिंग है, कैश ट्रेडिंग है तो कहीं ना कहीं फ़ायदा तो है कि आपके पैसे डूबेंगे नहीं, लेकिन आप बड़े लेवल पर बिजनेस करना चाहते हो तो आपको कहीं ना कहीं उधार का सहारा लेना पड़ेगा, और उधार यहाँ पर देना प्रेफर नहीं करते। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स की इंटरफेरेंस रहेगी। क्यों रहेगी पॉलिटिक्स की इंटरफेरेंस? क्योंकि भैया गवर्नमेंट से आपने परमिशन ले ली, गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन करा लिया, गवर्नमेंट से ग्रांट ले लिए, तो बार बार गवर्नमेंट आपको ऑडिट करेगी, चेक करेगी जो पैसा उन्होंने दिया था वो सही से लगा है या नहीं। और जब ये ऐसी इंटरफेरेंस रहेगी तो आप खुलकर बिजनेस नहीं कर पाओगे। लैक ऑफ मोटिवेशन, सैलरी नहीं मिल रही, प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा, तो आपका मन थोड़े टाइम बाद इस बिजनेस से उठ जाता है। सिंस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज ए कलेक्टिव एंटरप्राइज, नो मेंबर टेक पर्सनल इंटरेस्ट इन द एक्टिविटीज़, और कहीं ना कहीं यहाँ पर मोटिवेशन नहीं होती और कोई भी यहाँ पर वर्क करना नहीं चाहता। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, लोग इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन पर भरोसा नहीं करते क्योंकि ओनली सम पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स बिकम द मेंबर ऑफ द कमेटी, दे आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड, अनडिजायरेबल कंडक्ट हर्ट द फेथ ऑफ द पीपल। कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स चलाते हैं, अपना काम करते हैं, लोग पीछे हटते चले जाते हैं, छोड़ते हैं, देते हैं, यार छोड़, अब जो जैसा ही पहले थी वो सोसाइटी अब नहीं रही, तो इसलिए वो भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते। लैक ऑफ सीक्रेसी, सीक्रेसी तो होती नहीं। 5,000 रुपये का मेंबर बनकर मैं भी सोसाइटी का हिस्सा बन सकता हूँ, और सोसाइटी का हिस्सा बन सकता हूँ तो हर इंफॉर्मेशन को मैं भी चेकआउट कर सकता हूँ। म्यूचुअल डिस्प्यूट, कहीं ना कहीं आपके झगड़े शुरू हो जाते हैं, पावर को लेके, पोजीशन को लेके, वोट्स को लेकर, यहाँ पर गुटबाजियाँ होना शुरू हो जाती है, पॉलिटिकल ग्रुप्स बनने शुरू हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं यही इस ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी समस्या है, और यही इस ऑर्गेनाइजेशन को आखिरी में डुबो देती है। तो कंक्लूजन है कि कहीं ना कहीं फ़ायदे तो हैं लेकिन नुकसान भी है। तो अगर लोगों की भलाई करना चाहो तो आप इस तरीके के बिजनेस को खोल सकते हो। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इस चीज़ को कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू।